तो आज का जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट में पहला पार्ट जो है आपका सिलेबस में, ये लेटेस्ट सिलेबस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस हो रहा है। तो पहला पार्ट जो है वो है गै-लुसाक्स लॉ। क्या है गै-लुसाक्स लॉ? अब बुकिश डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात क्या है? जो रिएक्टिंग एंड द प्रोडक्ट्स होगा वो गैसियस होगा। फर्स्ट कंडीशन होगा, मतलब जो रिएक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होगा वो होगा गैसियस एंड द प्रोडक्ट्स ऑल्सो विल बी गैसियस। जब वो रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा? वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट जब रिएक्शन होगा तब जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, आफ्टर एंडिंग द रिएक्शन वही टेम्परेचर एंड द प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो इसका बुकिश डेफिनेशन क्या है? व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन गैसेस रिएक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट होगा वो गैसेस होगा। दो डू सो इन वॉल्यूम्स, मतलब which bears a simple whole number ratio, मतलब वो वॉल्यूम का रेशियो अगर निकालोगे तो सिंपल नंबर होगा। ओके, एंड टू द रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स का भी इफ गैसियस, मतलब प्रोडक्ट भी गैसियस होना चाहिए, उसके साथ अगर आप प्रोडक्ट्स के भी रेशियो निकालोगे तो वो भी क्या होगा? सिंपल होल नंबर। ओके, प्रोवाइडेड दैट provide the temperature and the pressure of reacting gases and the products remains constant। मतलब throughout the temperature, मैंने पहले भी बता दिया, temperature and the pressure will remain constant throughout the reaction। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल हेबर्स प्रोसेस में एमोनिया प्रिपरेशन आप लोगों ने जाना ही है। तो एमोनिया प्रिपरेशन क्या होता है देख लेते हैं। N2 plus 3H2 equals to 2NH3, where N2 and H2 are the reacting substances which are gaseous and NH3 also are gaseous which is the product। देख लेते हैं ये सिंपल लॉ फॉलो करते कि नहीं। तो क्या है? N2 plus 3H2 equals to 2NH3, राइट। देखिए N2 यहाँ पे गैस है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे गैस है, अमोनिया भी यहाँ पे गैस है। एक्चुअली ये राइट साइड में अंडर फर्स्ट ब्रैकेट लिखना था, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दिया। ओके, H2Cl2 2HCl, और एक एग्जाम्पल है N2 plus O2 2NO। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, ऑल ऑफ देम आर गैसियस इन नेचर। अब देख लेते हैं इसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं कि नहीं। ओके, तो ये फर्स्ट एमोनिया प्रिपरेशन में क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या रेशियो आएगा? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब 1। फिर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना है? 3। और क्या है? प्रोडक्ट का क्या है? 2। कंडीशन क्या होगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, H2 एंड Cl2 कुछ नहीं है, मतलब आगे 1 है, उसका भी क्या होगा? 1:1:2, राइट। N2 plus O2 क्या होगा? 1:1:2, राइट। तो H2 plus Cl2 का 1:1:2, N2 plus O2 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, स्टोइचियोमेट्री 1 होगा। दिस इज द चैप्टर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री, राइट। मोल कॉन्सेप्ट मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ है सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल में, एलिमेंट में कितना क्वांटिटी है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। दिस चैप्टर इज फेमस फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, तो सीखेंगे, अभी न्यूमेरिकल आएगा। तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, आगे 1 है, तो 1 लिख देना है आपको। तो 1:1:2। तो ऑल ऑफ द रेशियोज यू कैन सी दीज आर द सिंपल होल नंबर रेशियोज। ओके, तो गै-लुसाक लॉ थियोरेटिकली आपका प्रूव हो गया। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो एक न्यूमेरिकल है, गै-लुसाक लॉ के एप्लीकेशन के थ्रू होगा। तो क्या है न्यूमेरिकल?
450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड टुगेदर। मतलब एक डेटा दिया हुआ है, जो रिएक्टिंग गैसेस है वो दिया हुआ है, क्या कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट। और क्या है, मिक्स टुगेदर एंड इग्नाइटेड। इग्नाइटेड का मतलब क्या है, उसको हम बार्न कर रहे हैं, तो मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। अब अगर आप छोटा वो लिख दोगे, कार्बन और ऑक्सीजन के साइज के कंपैरिजन में ऑक्सीजन छोटा हो जाएगा तो कोबाल्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को सिमिलर साइज में लिखना है कार्बन के साथ, सिमिलर साइज के तरह ही लिखना है, उसके साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन करेंगे O2, तो क्या आ जाएगा आपका CO2, राइट। C प्लस O2 CO2। अब बैलेंस करना बाकी है, वो तो बैलेंस 2CO कर दीजिए, हो गया आपका बैलेंस 2CO2। ये न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको एक चीज जरूरत है, वो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, फास्ट देखना है रिएक्टिंग एंड द प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स गैसियस है कि नहीं। तो बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर गैसियस व्हिच आर द रिएक्टेंट्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच आर गैसेस। एज वी नो हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, राइट। एंड आपको न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, नहीं तो ये न्यूमेरिकल नहीं होगा। और आपके ख्याल में ये आ रहा है यही तो प्रॉब्लम है सर, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख नहीं सकते। तो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक में जो एग्जाम्पल है, जो सिलेबस में जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा आपका। ओके, तो देख लेते हैं डेटा क्या दिया हुआ है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं पहले। इसका रेशियो क्या होगा, 2:1:2। आप फॉर्मूला गेलुसाक लॉ का हम लोग अप्लाई कर दिए, 2:1:2, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो पहले भी बता दिया था, जो बियर करेगा वो है 2:1:2, राइट। अब डेटा क्या दिया हुआ है, 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है, वॉल्यूम्स का ये है रेशियो वॉल्यूम्स का, तो ये है 450 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो क्या, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब टोटल कॉम्पोजिशन आप लोगों को बताना है। तो जो जितना कम होगा मैं हम लोग उसको रेफरेंस को लेके हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, तो मतलब 1:1 इक्वल्स टू 200, देयरफॉर 2 इक्वल्स टू कितना होगा, कुछ इस तरह का। इसको x पकड़ लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा आपका 2x, इसका हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 2x। आपका न्यूमेरिकल क्या था, इसको लेके करना है, बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को रेफरेंस लेके न्यूमेरिकल को करना है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो होल रिएक्शन में जो टोटली कंज्यूम हो जाता है, कुछ भी लेफ्ट नहीं रहता, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अमाउंट सबसे कम है, वॉल्यूम सबसे कम है, इसीलिए पूरा यूज हो जाएगा ओके इग्नाइट करने में। तो इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसी को रेफरेंस लेके बाकी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ओके, तो हियर न्यूमेरिकल कैसा होगा, x इक्वल्स टू 200, सिंपल होल नंबर रेशियो, x इक्वल्स टू 200। ऑक्सीजन का रेशियो क्या था 1, देयरफॉर x से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो x क्या था, x इक्वल्स टू 200, जो गिवन डेटा है हम लोगों का। तो क्या निकालना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द 2, देयरफॉर 2x क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 200 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आ गया, नहीं कंप्लीट आंसर अभी नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्टिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब आपको पूरा बता देना होगा कौन कितना लेफ्ट है, कौन कितना प्रोड्यूस हुआ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी 2x है, तो
तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 2x मतलब वही वाला इक्वेशन 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेफ्ट कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, राइट? तो लेफ्ट अमाउंट क्या होगा, इक्वल्स टू 450 यहां पे था, पूरा यूज नहीं हुआ, 400 यूज हुआ सिर्फ, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब आपका लेफ्ट होगा। ये लेफ्ट अमाउंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 और ऑक्सीजन 0। दिस इज द रिजल्टिंग कंपोजिशन मिक्सचर। तो आंसर लाइन क्या होगा, आंसर लाइन क्या होगा आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट होगा और 0 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लेफ्ट होगा। मतलब ऑक्सीजन टोटली कंज्यूम हो जाएगा, दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन इज हियर लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। एंड द टोटल मिक्सचर विल बी कंपोजिशन, टोटल मिक्सचर का साइज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 400 सेंटीमीटर प्लस टोटल मिक्सचर 400 प्लस 50, दैट इज 450 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों 450 सेंटीमीटर क्यूब आया, कार्बन डाइऑक्साइड 400 प्रोड्यूस हुआ और 50 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट था, तो इसीलिए 450 सेंटीमीटर क्यूब टोटल मिक्सचर होगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल है हम लोग आगे। अब ये व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, राइट? कंप्लीटली किसको, 400 ml ऑफ एसिटिलीन, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, कभी कभी फॉर्मूला भी नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, C2H2, तो बॉन्ड कर रहे हैं, तो बॉन्ड का फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा प्लस O2 क्या होगा, CO2 एंड वेपर दैट इज H2O, राइट। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो मुझे तो लगता है ये 5O2 होगा, देख लेते हैं क्या होगा। 2C 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 2 4 2 दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 2 4 10 5। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। 2C2H2 प्लस 5O2 4CO2 2H2O, यह है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप डेटा लिख लेते हैं, फर्स्ट गेलूसा ग्लो अप्लाई कर लेते हैं। रेशियो क्या आएगा, 2 वॉल्यूम्स, इसका आएगा ऑक्सीजन का आएगा 5 वॉल्यूम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा 4 वॉल्यूम्स और वाटर का आएगा 2 वॉल्यूम, राइट। यह है आपका बाय द एप्लीकेशन ऑफ गेलूसाक लॉ, मतलब 2:5:4 4:2 रेशियो होगा। अब डेटा किसका दिया हुआ है, 400 ml का, मतलब 2x = 400। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का मतलब 5x निकालना होगा। क्वेश्चन क्या है, 5x = हाउ मच। तो देख लेते हैं, तो यहां पे x = क्या आएगा, x = आएगा 400 x = आएगा आपका 400/2 which is equals to 200, therefore 5x = आएगा 200 × 5 which is equals to 1000 ml, राइट। तो ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये है वॉल्यूम ऑफ
ऑक्सीजन, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ O2, राइट। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? आंसर आपका है 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, will be required to burn completely 400 acetylene. Okay. Also calculate the volume of carbon dioxide form. तो मतलब 800 होगा, x का वैल्यू क्या था 200, तो 4x क्या होगा, x इक्वल्स टू 200, तो 4x क्या होगा 200 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 800 ml. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ CO2, राइट। तो volume of CO2 will produced 800 ml. This is your answer. Okay. Next numerical है, calculate the volume of oxygen required to burn completely a mixture of, this is the keyword, mixture of 22.4 decimeter cube. घबराना नहीं, decimeter cube का मतलब है 1 decimeter cube equals to 1 liter. तो that means 22.4 liter of CH4 and 11.2 decimeter cube, that is 11.2 liter of hydrogen. तो मतलब क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या है मीथेन एंड हाइड्रोजन है, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको हम बर्न कर रहे हैं। बर्न का कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा। तो दोनों को इंडिविजुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना होगा और आपको कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगा। ओके, तो लिख लेते हैं। तो यह है आपका कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। पहले मिथेन को हम लोग ले लिया CH4, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब बॉन्ड किया हुआ है। तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन का ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड सॉरी, एंड हाइड्रोजन का ऑक्साइड दैट इज वाटर। ओके, और सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर वेपर और वाटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑल वॉल्यूम्स मेजर्ड एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब थ्रू आउट द जो गेलुसक लॉ का जो प्राइमरी कंडीशन था, थ्रू आउट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो STP में है तो मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो गेलुसक लॉ को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। क्या रेशियो निकल के आएगा, 1 वॉल्यूम कुछ नहीं है मतलब 1, पहले ही बता दिया था, 1 वॉल्यूम दैट इज 2 वॉल्यूम, हियर ऑल्सो 1 वॉल्यूम, here also 2 volume, right? तो रेशियो क्या आएगा, 1:2:1:2। यहाँ पे गेलुसक लॉ का जो सिंपल होल नंबर रेशियो था, यहाँ पे 1:2:1:2। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 2 वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आएगा 1 वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आएगा 2 वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर भी क्या आएगा रेशियो 2:1:2। क्लियर। तो पहला डेटा क्या दिया हुआ है, 22.4 लीटर CH4। तो CH4 को रेफरेंस लेके हम लोगों को करना है, निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन को निकालना है, तो मतलब x इक्वल्स टू 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब, वॉट एवर यू कैन टेक। ओके, तो क्या होगा, 2 क्या आएगा, ऑक्सीजन का क्या है स्टोइचियोमेट्रिक इंटीजर क्या है 2, देयरफॉर 2x क्या आएगा 22.4 इंटू 2 दैट इज 44.8 लीटर। बट हम लोग को ओवरऑल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का ज़रूरत है, तो इस बारे में क्या आया 44.8। अब ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन का क्या था 11.2 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 11.2 लीटर, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 11.2 लीटर। Therefore oxygen, amount of oxygen here 1, that is x equals to question mark, therefore x equals to 11.2 divided by 2 which is equals to 5.6 liter. Therefore total oxygen requirement कितना होगा, total O2 required in volume आप लोग लिख लेना, तो क्या आएगा 44.8 प्लस 5.6 लीटर, दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या आएगा 44 प्लस 5 49 6 50.4, राइट, 50.4 लीटर, 50.4 लीटर, दिस इज योर आंसर लाइन। क्लियर। तो दूसरा टॉपिक है गेलुसक लॉ का, तो आपका पूरा होल
पोर्शन ही ख़त्म हो गया, उसका थ्योरी, उसका न्यूमेरिकल पार्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, आई एम देयर फॉर यू। तो अब एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ में क्या है, अंडर द similar condition of temperature and pressure or same condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain same number of molecules। मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी गैसेस होगा, गैसियस आइटम जो भी होगा, उसका अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा। तो मतलब एक कंटेनर में आपका नाइट्रोजन गैस है सपोज मान लीजिए, और दूसरा कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, तीसरा कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है। अब तीनों ही कंटेनर में आपका 100 ml का गैस है, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ओके, 100 ml मतलब वॉल्यूम हमने फिक्स्ड कर दिया। तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। सपोज 100 ml में, अब पकड़ लीजिए, ये कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, 100 ml में 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर रहेगा नाइट्रोजन में तो 100 ml 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा ऑक्सीजन में, और 100 ml ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा हाइड्रोजन में। तो तीनों में ही सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया है, ऑल ऑफ देम आर गैसियस, नाइट्रोजन आर गैसियस, हाइड्रोजन इज गैसियस एंड एमोनिया इज ऑल्सो गैसियस इन नेचर। देयरफॉर इसमें वॉल्यूम का रेशियो क्या है, अब लोग बता सकते हैं, गेलुसाक लॉ को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री। यहाँ पे कितना है, 3 वॉल्यूम्स, मतलब इसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का जितना वॉल्यूम यूज़ होगा उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन यूज़ होगा, तभी अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ओके, और 2 टाइम्स अमोनिया है, 2 वॉल्यूम्स अमोनिया है। तो मतलब यहाँ पे 1 वॉल्यूम, गेलुसाक लॉ को आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1 वॉल्यूम, यहाँ पे होगा 3 वॉल्यूम्स, यहाँ पे क्या होगा 2 वॉल्यूम्स। बट एवोगाड्रोस लॉ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर वॉल्यूम सेम है और सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर अगर थ्रू आउट द कांस्टेंट है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे सेम होगा। तो मतलब अगर नाइट्रोजन में यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे n आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, नाइट्रोजन कॉन्फ्यूज हो जाएगा, तो x नंबर मैं ले लेता हूँ, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन में कितना होगा, 3x मॉलिक्यूल्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 3x मॉलिक्यूल्स, राइट, 3x मॉलिक्यूल्स। और एमोनिया में कितना होगा, 2x मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको अब और कुछ इजी कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल होगा और अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल होगा। अब क्लियर हो गया, ये था आपका एवोगाड्रोस लॉ। तो अब तीसरा पार्ट में आ गए हैं। अब है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक वेट, और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, रैम, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास is defined as the number of one atom of an element is heavier than 1/12 mass of an atom of carbon। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो एक कार्बन का जो 1/12, एक कार्बन एटम का, एक एटम का जो 1/12 मास होगा, तो दूसरा उससे कितना ज़्यादा गुना भारी होगा, कितना टाइम्स हेवियर होगा 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। तो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का कंडीशन भी है, कार्बन का C12 होगा, मतलब कार्बन का 3 आइसोटोप है जो होगा C12, C13 एंड C14, वेयर C12 इज द स्टेबल, दैट्स वाई C टेबल को हम रेफरेंस के तरफ से लेते हैं। तो C12 स्केल में उसमें एक एटम का जो वेट है उसका 1/12 मास से कितना ज़्यादा टाइम्स हेवियर है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कैसे निकालते हैं उसको, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एन 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन C12। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दिस इज द डेफिनेशन। ये 3 स्केल पे डेफिनेशन होता है आपके सिलेबस में, सिर्फ कार्बन स्केल में ही डेफिनेशन है, और एक हाइड्रोजन स्केल में डेफिनेशन है, और एक
ऑक्सीजन स्केल में डेफिनेशन है, तो बाद में सीखेंगे हम लोग, जब हायर स्टडीज़ में घुसेंगे तब सीखेंगे। तो अभी आपके स्टैंडर्ड में सिर्फ C12 कार्बन के स्टैंडर्ड में C12 स्केल में ही डेफिनेशन ये है। और क्या है, हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट सिलेबस के थ्रू हो रहा है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो सिलेबस के लेके कंफ्यूज हो, तो ये जो हो रहा है, हमारा जो वीडियो हो रहा है, एकदम परफेक्ट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, तो ये था आपका डेफिनेशन। अब आते हैं सर, अब तो डेफिनेशन हम लोगों को समझ में आया, कैसे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो भी समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे लिखता है, कहाँ पे होता है, हम जानेंगे कैसे, इसका डेटा कैसे कहाँ से आएगा। तो एक्चुअली हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके एटॉमिक नंबर के बारे में जाना था और एटॉमिक वेट के बारे में जाना था। ऊपर में जो लिखा होता है, अपर सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ होता है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट के अपर सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर दिया होता है और सबस्क्रिप्ट में मास नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर दिया होता है, एटॉमिक वेट दिया होता है। तो वही है सबका एटॉमिक वेट। ओके, अब आते हैं ग्राम एटॉम और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉम, एक ही टर्म है। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉम क्या है, व्हेन एक्चुअली क्या है, एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जस्ट बाय जस्ट अ नंबर और बाय AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। बट व्हेन एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉम। ओके, क्लियर। नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, हियर इन दिस साइड, राइट हैंड साइड में आपका क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उसका डेफिनेशन क्या है, सिमिलर, जस्ट एक वर्ड को आप लेके चेंज कर देना है। तो क्या है, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल, उसमें क्या था, नंबर ऑफ वन एटम। इसमें क्या है, नंबर ऑफ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर। तो क्या है इसका डेफिनेशन, is defined as the number of one molecule of a substance is heavier than 1/12 mass of an atom of carbon। Similar definition है दोनों का, सिर्फ एक ही वर्ड में डिफरेंस है, that is atom and that is molecule। ओके, तो उसका भी फॉर्मूला कैसे, हम कैलकुलेशन कैसे करें मॉलिक्यूल में, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, वही स्केल है C12 को ही आपको पकड़ के चलना है। एंड व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल, दोनों एक ही वर्ड है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज ये दोनों एक रेशियो है, इसका यूनिट नहीं हो सकता। जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है उसमें यूनिट लेस होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी। तो डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो कट जाएगा, यूनिट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो यूनिट नहीं होता है। दैट्स वाई एक्चुअली दिस एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज relative molecular mass or molecular weight is also can be said that molecular weight। okay, these are the unit less physical quantity, but when you expressed in gram molecular mass, when molecular mass is expressed in gram, it's called gram molecular mass or gram molecule। but gram molecule can be expressed is as number or in AMU, atomic mass unit। okay, अब आप लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, वो क्या होता है, सर हम लोग का एटम, एलिमेंट के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एटम इज इनडिविजिबल इन नेचर, मतलब एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। आप जब घर बनाते हो, वॉल बनाते हो, ये वॉल बना हुआ है, ओके, ये जो वॉल बना हुआ है ये ब्रिक से बना हुआ है। तो सपोज वॉल इज द सब्सटेंस एंड हियर ब्रिक इज द एटम, मतलब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ओके, जो छोटा छोटा देख के हम लोग एक बात सजा के जो बनता है, ह्यूमन बॉडी का जो सेल है वो समझ लीजिए एक एटम है। ओके, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा एटम। अब क्वेश्चन है मॉलिक्यूल क्या है सर, एटम तो समझ लिया, मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होता है। मतलब O, here O expression is an example of atom, but O2 is an example of molecule, right? तो ये सिमिलर एटम का मॉलिक्यूल होगा। O is an example of atom, look at the difference, and O2 is an example of molecule।
और एक मॉलिक्यूल है, सपोज एक कंपाउंड है, वो भी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही आएगा। कंपाउंड क्या है? H2O। ये डिफरेंट एटम से बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल है। कंपाउंड का जब होगा तो मॉलिक्यूल की कंसिडर में आएगा, वो एटम नहीं होगा। तो H2 is a molecule, H2SO4 is a molecule, CO2 is a molecule, NH3 is a molecule, not the atom, but O is the atom, O2 is the molecule, N2 is the molecule, not N, N is the atom. Okay, H2 is the molecule, not H, H is the atom. रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए, H is the atom, H2 is the molecule. मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही एटम से नहीं बनता है, डिफरेंट एटम से भी बनता है, तब उसे हम स्पेशल नाम देते हैं, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ओके, हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका कोई यूनिट नहीं होता, दे कैन बी एक्सप्रेस इन जस्ट अ इंटीजर, जस्ट बाय अ नंबर और बाय AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। C12 स्केल में कार्बन का एक एटम का जो मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। उसका एक सर्टेन वैल्यू है। जनरली एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं होता, जनरली दे आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक AMU और बाय एन इंटीजर। मॉलिक्यूलर मास का भी वही खेल है। और एटॉमिक वेट का और एक चीज़ है, दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, वो भी हम लोग दिखाएंगे अभी। ओके, दिस इज नॉट अ होल नंबर, इट्स अ फ्रैक्शनल नंबर। तो क्या है? एटॉमिक वेट generally calculated by the average atomic weight of isotopes present in natural। तो मतलब सपोज क्लोरीन का एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, क्लोरीन का 3 आइसोटोप है, 2 आइसोटोप है, एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। ओके, तो है Cl35 और एक है आइसोटोप Cl37। ओके, तो दोनों का जो आइसोटोप्स का प्रेजेंट है नेचर में, उसका एवरेज वेट कैलकुलेशन करके एटॉमिक वेट को निकाला जाता है। दैट्स व्हाई दिस आर नॉट द होल नंबर, दिस इज एन फ्रैक्शनल नंबर। तो कैसे निकाला जाता है? ये जो नेचर में पाए जाते हैं ये 3:1 में पाए जाते हैं। 3:1 मतलब आउट ऑफ 4 क्लोरीन है, मतलब जो गैसियस यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, समझ लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे तो क्लोरीन नहीं है, समझ लीजिए यहाँ पे जो गैसियस एलिमेंट में एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्लोरीन है। तो वहाँ से पिक करके आप 4 क्लोरीन को उठा लीजिए, उसमें क्या होगा? 3 35 होगा, 1 37 होगा। ऐसे रेशियो में नेचर में पाए जाते हैं ये। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप? तो देख लीजिए, जो रेशियो होगा ये कैलकुलेशन इस तरह का आएगा, 35 × 3 + 37 × 1, क्योंकि 35 3 है, 37 1 है, कितना है टोटल? टोटल कितना है आउट ऑफ 4? तो डिवाइडेड बाई 4 कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आएगा 35 × 3 दैट इज 105, 105 + 37 दैट इज डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 142 डिवाइडेड बाई 4, 142 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 35.5। तो देखिए एक्चुअली क्लोरीन का क्या होना चाहिए था? 35, दिस इज अ स्टेबल, 35 को हम स्टेबल मानते हैं, बट एटॉमिक वेट क्या निकल के आया? दिस इज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, राइट। तो क्या निकल के आना चाहिए था? एक्चुअली 35 होना था, बट आया 35.5। दैट्स वाई एटॉमिक वेट इज अ फ्रैक्शनल नंबर, नॉट द होल नंबर। ओके, अब आते हैं मोल, मेन चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। तो मोल में आते हैं। मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉन्टेनिंग पार्टिकल्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम प्रेजेंट है उतना पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो पार्टिकल्स क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्टिकल्स इक्वल्स टू द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये 3 ही हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स। तो मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितना एटम्स होगा, जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो उस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। कुछ कुछ किताब में और एक डेफिनेशन है और कुछ भी डेफिनेशन है, बट दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन वी एवर नो। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना एटम्स प्रेजेंट है ये क्वेश्चन है।
सर हम लोगों तो सोच रहे थे 12 ग्राम ऑफ एटम में एक ही एटम प्रेजेंट होता था। नहीं, 12 ग्राम ऑफ एटम में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इन ए और एल, विच इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। और कुछ बुक में आपके स्टैंडर्ड में ये दिया हुआ होता है 6.022 इंटू 10⁻23, बट द एक्चुअल फिगर इज, द राइट आंसर इज 6.023 इंटू 10⁻23, राइट। तो एवोगाड्रोस नंबर विच इज डिनोटेड बाय एन ए, हम लोग ऐसे लिखेंगे एन ए, और एल उसका वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। तो 12 ग्राम ऑफ एटम में कितना एटम्स प्रेजेंट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना एटम्स प्रेजेंट है, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन का आप वेट करोगे तो मतलब इतना एटम, नंबर ऑफ एटम्स इनमें प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। बहुत कॉन्फ्यूजिंग है ना। एक्चुअली जिसका जो एटॉमिक वेट है उसी उसका मोल नंबर है, जिसका जो मास नंबर है, मास है, अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में है, तो उसी उसका मोल है, और मतलब उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। सपोज ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ओ, तो ये एटम हो, ओ का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एटम, तो उसमें क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। इसका वेट क्या होगा, उसका वेट होगा 16 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 ग्राम वेट होगा इसका। ओके, इसका 16 ग्राम वेट होगा। नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। और देख लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसका वेट क्या है, ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ वेट इज 16 ग्राम, देयरफॉर द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32, राइट। 16 into 2 equals to 32, therefore molecular weight of oxygen is 32 gram, right? When atomic or molecular mass is expressed in gram is known as gram molecular mass, that is the gram molecular mass, which is also known as 1 mole of oxygen molecule। और इसमें पार्टिकल्स नंबर क्या होगा, मोल नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें पार्टिकल्स का फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर, श्योर। अब आते हैं H2SO4 पे। तो H2SO4, तो H2SO4 क्या है, इज दैट अ मॉलिक्यूल, एटम, क्या है, H2SO4 एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो मॉलिक्यूल ही होगा, राइट। तो इसमें क्या है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आपको पता है, 98। 1 into 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4, कैलकुलेशन कर लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 98, यही आएगा आपका। ओके, तो 98 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलार मास है, ये क्या है, मोलार मास। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किस फॉर्म में होगा, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, क्योंकि ये एटम फॉर्म में नहीं रह सकते, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा। तो ये 98 ग्राम, 98 ग्राम में कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स रहेगा। ओके, क्लियर। एक रिलेशनशिप हम लोग देख लेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा।